Study Plexity JPSC and BPSC। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजय सुकोमल है और ज्योग्राफी के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यह लेक्चर आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन का। अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो आप इससे पहले के वीडियोस देख चुके होंगे, हमने जियोमॉर्फोलॉजी की शुरुआत कर दी थी। अगर यूट्यूब पर आप देख रहे हैं एज ए डेमो वीडियो, तब भी आप इस वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें आज हम जानने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। हम लोग ने पृथ्वी को बाहर से तो देखा ही है और आपको पता है कि पृथ्वी 5.5 मिलियन साल पहले बना था। आपको यह भी पता है कि बिग बैंग की घटना उससे भी पहले हुई थी। और जैसे ही पृथ्वी बना, वैसे ही पृथ्वी जैसे ही बनती है, उसके बाद मानव का इतिहास शुरू हुआ। और फिर जैसे जैसे ज्योग्राफी आगे बढ़ी, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आखिर पृथ्वी बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है। पृथ्वी पर जो चीजें हमें दिखती है, जैसे लैंड पे हमें हिमालयाज दिखता है, माउंटेन्स दिखता है, कहीं पर हमें झरने दिखते हैं, हर चीज दिखता है। तो आखिर जो पहाड़ दिख रहा है, हिमालय दिख रहा है भारत के नक्शे पर, आखिर हिमालय कैसे बना? तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चीज पृथ्वी के भूभाग पर बनता है, मैं पहले ही बता दूं, ये बाइलिंगुअल लेक्चर होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको बतला दूं कि पृथ्वी पर जो भी भूभाग पर आपको जो स्थलाकृति दिखती है, यानी जो भी लैंडफॉर्म्स दिखते हैं, चाहे वो हिमालयस हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे प्लेटूज हो, वो सभी एक कारण से बनते हैं, और वो कारण है एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी पृथ्वी के अंदर से जो फोर्स आता है। और उसी फोर्सेस को हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर्स में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे पृथ्वी की आखिर आंतरिक संरचना क्या है। पृथ्वी कौन कौन भागों में इंटरनल स्ट्रक्चर पृथ्वी का बटा हुआ है। जैसे आपने नाम सुना होगा, क्रस्ट, मैंटल, कोर। लेकिन इस लेक्चर में आपको उससे भी अलावा इंटरेस्टिंग रूप में यह समझाने वाला हूं कि बिना पृथ्वी के अंदर गए हुए हम पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को आज जानते हैं। यानी जैसे ह्यूमन बॉडी की एक्सरे की जाती है, ठीक वैसे ही पृथ्वी की भी एक्सरे की जा सकती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक्सरे कैसे की जाती है। तो जो अर्थक्वेक आता है, जो भूकंप आता है, उसकी मदद से हम वेव्स पैटर्न स्टडी करते हैं। और उन वेव्स को जो हम स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आखिर पृथ्वी के अंदर कैसी बनावट है, कहाँ पर पृथ्वी सॉलिड का स्ट्रक्चर है, कहाँ पर पृथ्वी के अंदर कुछ लिक्विड भी पाया जाता है, तरल चीज पाया जाता है या नहीं, या फिर पृथ्वी के अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाती है जिससे अंदर से मैग्मा निकलकर बाहर फटता है जब कभी ज्वालामुखी फटता है। ये सब चीजें बहुत रोचक है। ज्योग्राफी के इस लेक्चर में हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि ये जो नक्शा आपको दिख रहा है यहाँ पर जो भूभाग है, ये भारत का भूभाग है। और इसी भूभाग पर, इसी पॉइंट पर हम रहते हैं। जब आपसे कोई पूछे तो आप यह बतलाएंगे कि आप इस सरफेस पे रहते हैं। जब आप ग्लोब देखते हैं ना, उस ग्लोब के जो चिकना वाला पार्ट है, जो साइनी पार्ट है, जिसपे स्टिकर चिपका होता है, उसी स्टिकर पे हम रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊंगा उसी को क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर भी पृथ्वी है, पृथ्वी की बनावट उसके अंदर भी है। उसके अंदर मेंटल पाया जाता है, उसके अंदर कोर पाया जाता है। अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पृथ्वी को आप स्लाइसेस के रूप में काट दीजिएगा, जैसे आप सलाद बनाते होंगे तो आप अनियन को स्लाइसेस के रूप में काटते होंगे, या फिर नींबू काटते होंगे, वैसे आप अगर पृथ्वी को काटिएगा चाकू से, तो ऐसा आपको दिखेगा कि अंदर में एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर है। और यही जो बॉल नुमा स्ट्रक्चर है, गोल, इसको हम बोलते हैं कोर। उसके आप इधर आता जाइएगा, नहीं, या सेंटर हुआ, अगर मैं मान लू, अगर मैं इसको सेंटर मानू, इस पॉइंट को, सॉरी स्पेन का शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, रेड कर देता हूँ। इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर मानूं, क्योंकि पृथ्वी को मैंने बीच से स्लाइस से ऐसे काटा है, अभी मैंने आपको बताया कि स्लाइसेस काटे हैं, तो स्लाइसेस में बीच वाला जो पार्ट है वो कोर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कोर। और जब हम सेंटर से सतह की तरफ जाएंगे, ये सरफेस है हमारा, तो यह वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मैंटल। और जो सबसे बाहरी परत है जिस पे हम रहते हैं, जिसको हम सरफेस बोल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। यानी 3 भाग में पृथ्वी बटा हुआ है। इस डायग्राम में आपको ज्यादा क्लियरली यह पता चलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीच में यह इमेज है, ऊपर से इमेज लिया हुआ है, तो बीच में यह वाला जो बॉल वाला पार्ट है, इसको हम कोर बोल रहे हैं। उसी को इनर कोर, आउटर कोर आगे समझाऊंगा क्या होता है। उसके बगल में मेंटल, और सबसे लास्ट में जो हरी वाली पट्टी है जिसपे हम रह रहे हैं, दैट इज क्रस्ट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझना होगा कि जब तक आप इसकी आंतरिक बनावट नहीं समझेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, तो इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आप नहीं आपसे सॉल्व होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको अंदर से काटा,
तो जैसे ही मैं सतह से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, कोर की तरफ जा रहा हूँ, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें में परिवर्तन होने लगता है, चाहे वो तापमान हो, टेम्परेचर हो, चाहे आपका डेंसिटी हो, चाहे प्रेशर हो। और आपको ही पता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जब पृथ्वी बना था तो प्री कैम्ब्रियन एरा में ही यहाँ पर रॉक्स बनने स्टार्ट हो गए थे। रॉक्स के लिए अलग से हम वीडियो भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप इतना समझिए कि जब पृथ्वी बना बिलियन साल पहले, तो रॉक्स बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और जब पृथ्वी पर चट्टाने बनने लगे, क्योंकि पृथ्वी उस समय बहुत गर्म था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि पृथ्वी एक फायर बॉल था। इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री 5000 डिग्री सेल्सियस था। तो इतना गर्म आग का जब ये गोला था, तो यहाँ पर ज्वालामुखी फट रहे थे। और जब ज्वालामुखी फट रहे थे, वोल्केनोस फट रहे थे, तो उन्हीं में से मैग्मा बाहर आ रहा था। जब सतह पे आ रहा था, लावा के रूप में फट रहा था। फिर वो जो मैग्मा ठंडा हो रहा था, तो वही रॉक्स में परिवर्तित हो जा रहा था। यानी पृथ्वी पर रॉक्स बनने की प्रक्रिया बहुत पुरानी है। यानी जब मैं बोलूं कि पृथ्वी को मैं अंदर से काट रहा हूं, तो अंदर आपको क्या मिलने वाला है? तो अंदर आपको रॉक्स मिलने वाला है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से गांठ बांध लीजिएगा, तभी ये लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, मैं आपको इस वे से पढ़ाऊंगा ताकि ज्योग्राफी आपको बोरिंग नहीं लगे। सिर्फ फैक्ट्स नहीं दूंगा, देखिए फैक्ट जो भी इंपॉर्टेंट है मैं दे दूंगा इस वीडियो में। 40 मिनट का वीडियो होने वाला है, लगभग 40-50 मिनट का। लेकिन पहले आपको एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि कैसे रॉक्स, ये सब कड़ियां जोड़नी पड़ेगी, तभी आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। होपफुली आप इतना पेशेंस से इस वीडियो को देखिएगा। तो आइए देखते हैं। अब जब ये रॉक से बना हुआ है, तो अंदर में बहुत सारी चट्टानें होंगी। और ये जब चट्टानें अंदर में बनी होंगी, तो इन्हीं चट्टानों से ही हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यही चट्टानों से ही एनर्जी निकल रही है, फोर्सेज निकल रहे हैं, जिसको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेज बोल रहे हैं। क्या फोर्सेज बोल रहे हैं उनको? एंडोजेनेटिक फोर्सेज बोल रहे हैं। एंडो मतलब होता ही है इनसाइड, यानी अंदर से कुछ फोर्स आ रहा है, जिसके कारण चीजें दिख रही हैं होती हुई। भूकंप दिख रहा है हमें, ज्वालामुखी दिख रहा है हमें। आप आगे जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा, तो आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे पहाड़ बन जाएंगे। तो ये पहाड़ जब सरफेस पे तो बनेंगे, तो एक सतह पे बनेंगे। आखिर ये पहाड़ कौन बना रहा है? अंदर से कोई फोर्स आ रहा है और ये पहाड़ का निर्माण कर दे रहा है, फॉर्मेशन कर दे रहा है। और ये सब चीजें हम जियोमॉर्फोलॉजी में ही पढ़ेंगे, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम देखेंगे कि पृथ्वी के लेयर्स क्या है। तो उस लेयर्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आखिर हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिना पृथ्वी के अंदर गए हुए हमें यह जानकारी मिल जाती है कि पृथ्वी की बनावट क्या है। आज तक पृथ्वी के अंदर कोई नहीं जा पाया। अगर मैं आपसे बोलूं कि यह पृथ्वी है, तो इसका, मैंने आपको बोला ना कि आप छेद करके अंदर सेंटर पे चले जाइए। तो अगर मैं यहां से अंदर जा रहा हूं, ये अंदर इतना अंदर में चला गया, सेंटर पे चला गया, अगर यह 0 किलोमीटर है, तो ये सेंटर पे लगभग 6371 किलोमीटर है। तो इतना जब दूरी में तय करूंगा, 6371 किलोमीटर लगभग, तो अंदर माहौल कुछ अलग हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप इस चीज को। लेकिन इतना अंदर तो आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। 0 किलोमीटर से मैक्सिमम हम 10 किलोमीटर के आसपास माइनिंग करते हैं। आपको पता होगा कि हम जब क्रूड ऑयल निकालते हैं, जब कच्चा तेल निकालते हैं, तब भी हम मैक्सिमम उतना ही अंदर जा पाते हैं, और कोई भी ह्यूमन उसके अंदर जा ही नहीं पाया है। तो जब कोई ह्यूमन उसके अंदर नहीं जा पाया है, तो आखिर हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है? सोर्सेज क्या है उस इंफॉर्मेशन की? कि हमें पता चल रहा है कि अंदर इतना ज्यादा तापमान है, या फिर प्रेशर है, या फिर अंदर का सतह मेंटल्स जिसको हम बोलेंगे, या कोर बोलेंगे, आखिर कैसे पता चल रहा है? कोई तो रीजन होगा, एक्सरे हो रहा होगा इसका, तभी तो एक्सरे, बॉडी का एक्सरे होता है तो पता चलता है कहाँ पर क्या बीमारी है। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी का एक्सरे करता है सिस्मोलॉजी, जो कि नेचुरल सोर्सेज में हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सोर्सेज पे बात कर लेते हैं। आखिर बिना अंदर गए हुए मनुष्य को कैसे पता चला, ह्यूमंस को कैसे पता चला कि पृथ्वी में ये सब चीजें मौजूद है, अंदर का तापमान इतना ज्यादा है। समझ रहे होंगे आप इस चीज को। हम तो सतह पे रह रहे हैं ना भाई साहब, ये सतह पे हम रह रहे हैं। इस सतह पे अभी रूम का टेम्परेचर आपका क्या होगा? ऑलमोस्ट 25 डिग्री, 26 डिग्री। लेकिन अंदर चले जाएगा सेंटर पे, तो वही तापमान थाउजेंड्स में चला जाता है। क्या 1000 डिग्री सेल्सियस पे कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। इसीलिए तो कोई जा नहीं पाया आज तक, इसीलिए तो हमें इंफॉर्मेशन जाके नहीं मिली है। और यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें इंफॉर्मेशन जाके अंदर नहीं मिली है, हमें कुछ विभिन्न सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है। और वो विभिन्न सोर्सेज हैं, 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है आर्टिफिशियल सोर्सेज, कृत्रिम सोर्सेज। आर्टिफिशियल सोर्सेज में यानी प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सब का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि आखिर दाब क्या है, तापमान क्या है। ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर में पृथ्वी कैसे अंदर से बनी हुई है। लेकिन इसका सटीक इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल सोर्सेज नहीं दे पाता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल सोर्सेज के अंदर ही आएगा वो, प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर। इस चीज को समझिएगा। अब होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी बनी हुई है, तो पृथ्वी की जो बनावट है, ये मान लीजिए सेंटर है, तो इसका जो सतह है,
यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके सतह पे रॉक्स हैं बहुत, आपको पता होगा जिस रॉक्स चट्टान पे आप चलते होंगे, और उस चट्टान के अंदर जैसे ही हम जाते जाएंगे तो आपको ही पता है कि और भी चट्टानें होंगी इसके अंदर, राइट। तो हर चट्टान एक चट्टान के ऊपर एक लेयर्स में दबा हुआ है, ऐसा ही होगा कुछ देखने को मिलेगा। यानी एक चट्टान अगर एक चट्टान के ऊपर है तो एक चट्टान दूसरे चट्टान पे प्रेशर बना रहा होगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसीलिए माना जाता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि उसका भार भी तो लग रहा है ना, एक पत्थर का भार है दूसरे पत्थर के ऊपर में, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। और वैसे ही अंदर जाने पे ही जब हम सतह से अंदर सेंटर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, और वैसे ही तापमान भी इंक्रीज करता है। लेकिन सिर्फ यही प्रमाण नहीं दे पाता है कि कहाँ का तापमान कैसा है, बिल्कुल नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि कहीं पर हो सकता है कि उतना बड़ा चट्टान नहीं हो, उसके नीचे कोई छोटा चट्टान हो, या फिर छोटा चट्टान ऊपर हो, नीचे बड़ा चट्टान हो। तो यह फैसला कर पाना कि कहाँ का प्रेशर क्या होगा, सेंटर पे कितना तापमान होगा, यहाँ पे कितना तापमान होगा, और किस रफ्तार से तापमान नीचे की तरफ बढ़ रहा है, किस रफ्तार से तापमान नीचे की तरफ घट रहा है, यह इंफॉर्मेशन देना काफी मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण ये आर्टिफिशियल सोर्सेज जो है यह सफिशिएंट नहीं है इंफॉर्मेशन देने में, क्योंकि प्रेशर सिस्टम जो है, टेम्परेचर सिस्टम जो है पृथ्वी का, वो बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बतलाऊं कि पृथ्वी के अंदर अगर हम जाते जाएंगे तो पृथ्वी के अंदर जाने पे हमें ऐसा दिखता है कि तापमान बहुत तेजी से घटता है, लेकिन जब हम थोड़ा अंदर चले जाते हैं 100 किलोमीटर के लगभग, और 100 किलोमीटर के और नीचे हम जब जाएंगे तो तापमान उतना तेजी से नहीं घटता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज को समझिएगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और 0 किलोमीटर सतह जहां पे हम खड़े हैं वहां से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो तापमान बहुत तेजी से घटा और 100 ही किलोमीटर पे 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, यानी 100 किलोमीटर में अंदर गया और 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। लेकिन जब सेंटर पे मैं गया, और सेंटर अभी भी मैंने आपको बताया था 6371 किलोमीटर के आसपास है, तो ये 1000 किलोमीटर से जब मैं 6000 किलोमीटर तक गया तो मात्र टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंच पाया। लेकिन उस रफ्तार से तो टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाना चाहिए, सॉरी बढ़ जाना चाहिए था। समझ रहे होंगे आप इस चीज को। लेकिन पूरा पृथ्वी की जो बनावट है वो इस तरह की नहीं है, इसीलिए इन आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। और उसी वही कारण है कि जो भी थ्योरीज भी है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी नेबुलर हाइपोथेसिस है, जो भी थ्योरीज है, या फिर आगे जो थ्योरी सिलेबस में है जो हम पढ़ेंगे, उससे में भी हमें कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं पता चल पाता है। किसके बारे में? तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। यानी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन ना तो पहला सोर्स से पता चला ना दूसरा सोर्स से पता चला। किस चीज से हमें पहले पता चला? तो वो हमें पता चला नेचुरल सोर्सेज से। वो हमें किससे पता चला? नेचुरल सोर्सेज से हमें वो चीज एग्जैक्टली पता चला। तो वो नेचुरल सोर्सेज क्या है? तो जो प्राकृतिक सोर्सेज है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आता है, फॉर एग्जांपल आपका वोल्केनो आता है, तो यह सब जब आता है, ज्वालामुखी फटता है या भूकंप आता है, तो इनसे हमें, इनका अध्ययन करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चला कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक बनावट क्या है। यानी कुछ लेयर जो है जिसे हम क्रस्ट बोलेंगे, कुछ लेयर जो है जिसे हम मेंटल बोलेंगे, कुछ लेयर जो है जिसे हम कोर बोलेंगे। ये तब हमें पता चल पाया, और ये तब इसलिए भी पता चल पाया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भूकंप आया तब यह चीज पता चला कि अंदर से तरंगे निकलती हैं, पृथ्वी के अंदर से तरंगे निकलती हैं, और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या होता है इंस्ट्रूमेंट का नाम? सिस्मोग्राफ, जो कि आपका सिस्मिक वेव्स का अध्ययन करता है। किस चीज का अध्ययन करता है? सिस्मिक वेव्स का। यही जो आपकी तरंगे हैं जो अंदर चलती हैं, पृथ्वी के अंदर चलती है। मान लीजिए पृथ्वी है तो इसके सतह से, मतलब सॉरी सेंटर, ये मान लीजिए सेंटर है, अब सतह यह है, तो यह सतह, मान लीजिए कोई भूकंप आया तो पृथ्वी के अंदर से ही तो भूकंप आ रहा है, और भूकंप वाले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना समझिएगा, मान लीजिए इस पॉइंट से भूकंप स्टार्ट होता है आना, ठीक है। अब मान लीजिए कि भूकंप इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ आना, तो ये तरंग के रूप में चल के एक सरफेस पर पहुंचेगा, और इस सरफेस पे जब वो पहुंचेगा तब ये बहुत इंटरेस्टिंगली ये चीज वहां पे पहुंचता है कि इस सरफेस पे जब ये पहुंचता है तब हमें भूकंप आभास होता है, जब हम, क्योंकि हम यहीं पे रह रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? एपी सेंटर। नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यानी फोकस से वो तरंगे का निर्माण होता है, चलना, और वो सतह पे जब पहुंचती है तो उसको हम एपी सेंटर बोलते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम सिस्मोलॉजी पढ़ेंगे, डिटेल्स में अर्थक्वेक पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको जानना यह जरूरी है कि इस पॉइंट से जब तरंगे ऊपर चली तो ये तरंगों से ही हमें इंफॉर्मेशन मिला कि अंदर की बनावट क्या है, यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो आखिर सॉलिड रॉक्स है, लिक्विड रॉक्स हैं, सब चीजें हमें वेव्स पैटर्न से पता चली।
क्योंकि वेव सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से ओरिजिनेट हो तो इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, इधर भी चलेंगे, हर डायरेक्शन में ये वेव्स फैलेंगे। और जो सबसे तेजी से सतह पे पहुंच जाएगा तो वहां पे भूकंप सबसे पहले आ जाता है। तो यही रीजन है, यही सिस्मिक वेव्स है, नेचुरल सोर्सेज हैं जिससे हमें पता चलता है। और जब सिस्मिक वेव्स का हमने अध्ययन किया तब हमने देखा कि बहुत तरह के वेव्स होते हैं, पी वेव्स होते हैं, ये सब के बारे में आगे आपका जिक्र है, अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। पी वेव्स, एस वेव्स है, फिर आपके सरफेस वेव्स हैं। तो इस तरह के जो वेव्स पैटर्न अंदर में चलते हैं, तो उन वेव्स पैटर्न से सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें यह मिला कि वह वेव्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलते तो इसका यह प्रमाण मिलता कि पूरी पृथ्वी की जो बनावट है, आंतरिक बनावट जो हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक समान होती। यानी हम कह सकते थे कि पृथ्वी की जो आंतरिक बनावट है होमोजीनियस है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है होमोजीनियस नेचर का है। सब जगह एक जैसी चट्टानें हैं, एक जैसी जब मैं बोल रहा हूँ यानी सॉलिड ही है, कहीं पे लिक्विड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने इन वेव्स को पढ़ा तो हमने देखा, बहुत अच्छे तरीके से देखा कि कहीं पर ये वेव्स तिरछे चलने लगते हैं, कहीं पर वेव्स आते आते कॉनकेव हो जाते हैं जब ये सतह पे आने लगते हैं, मतलब यहाँ से निकले और फिर ये कॉनकेव नेचर में यहाँ पे पहुंचे, देख रहे हैं मुड़ जा रहे हैं। तो आखिर ये मुड़ जा रहे हैं, कहीं पर ये कोर के पास जो ये कोर है बीच में, वहां पे पाया गया कि कहीं पर वेव्स नहीं डिटेक्ट हो पा रहे हैं। तो ये सब यह प्रमाण दिखाया, ये वेव्स का पैटर्न हमें यह प्रमाण दिखाया कि जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट है वो हेट्रोजीनियस है। वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। यानी इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो रॉक्स अंदर से पृथ्वी बनी हुई है, जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नेक्ड एक्स आई से नहीं देख सकते, वह हेट्रोजीनियस है, वो एक समान नहीं है। और इसी बेसिस पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आगे इसका अध्ययन किया। बाद में ईस्ट वेस्ट नाम के जियोग्राफर भी हैं, उन्होंने भी ये चीज बतलाया कि कैसे पृथ्वी अलग अलग चीजों से बना है और उनका नामकरण हुआ। फॉर एग्जाम्पल, किसी पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, किसी पार्ट को हम मैंटल बोलते हैं और किसी पार्ट को हम कोर बोलते हैं। यही इसका क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है जो हम सतह से नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ जा रहे हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अभी ये ड्रॉ करके भी आपको डिटेल्स में बतलाऊंगा। और इसी से आपका क्वेश्चन आता है। इससे पहले का जो भी पार्ट था, ये आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि सोर्सेज आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे या मेंस में पूछ दे कि आखिर क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें एग्जैक्टली इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पता चल रहा है, कि पृथ्वी का जो ऊपर वाला पार्ट है जिस सतह पे हम रह रहे हैं वो क्रस्ट से बना है, जो बीच का पार्ट है वो मेंटल का बना है, नीचे का पार्ट कुछ अलग चीज से बना है जो कि हम कोर बोल रहे हैं। अभी डिटेल्स में हम एक एक करके देखेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चली? तो आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी पता चली, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाई। एविडेंसेस ऑफ थ्योरी से भी पता चली, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाई। एग्जैक्ट पता चली कहाँ से? नेचुरल सोर्सेज से। यानी वेव्स पैटर्न को जब स्टडी किया गया सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, सिस्मिक वेव्स को जब अध्ययन किया गया, अर्थक्वेक का अध्ययन किया गया इन फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, जो आगे हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे भी। इससे हमें पता चला कि पृथ्वी कहीं पर सॉलिड चीजों से बनी है। जैसे क्रस्ट वाला जो पार्ट है एकदम सॉलिड पार्ट है, चट्टानों से है, एकदम सॉलिड है। उसके थोड़ा नीचे आने पे ये एस्थेनोस्फेयर का नाम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यह सेमी मोल्टन स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में। फिर एस्थेनोस्फेयर के नीचे हम जाएंगे, लाल वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है जिसे हम मेंटल बोल रहे हैं, ये फिर से सॉलिड हो जाता है। और फिर मेंटल जैसे ही खत्म होगा तो फिर कोर स्टार्ट हो जाएगा, यह वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे। और कोर भी दो भागों में बटा है, लिक्विड कोर और सॉलिड कोर। यानी जो बाहर का कोर है, जो आउटर कोर है, वो लिक्विड फॉर्म में है। इसीलिए वेव्स की जब अध्ययन किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर कोई वेव्स डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। यहाँ तक वेव्स आया, उसके बाद गायब हो जा रहा है, फिर यहाँ से निकल रहा है। यानी यहाँ पे पृथ्वी जो है वो लिक्विड से बना हुआ है, बाकी यहाँ पे सॉलिड से बना हुआ है। यानी एक स्पेशल टाइप का वेव है जो सिर्फ लिक्विड में चलता होगा। इसी कारण वेव्स पैटर्न से हमें पता चला कि यहाँ पे जो पृथ्वी है वो लिक्विड फॉर्म में बनी हुई है और इसके नीचे जो पृथ्वी है वो सॉलिड फॉर्म में बनी हुई है। क्योंकि वापस जब हमने देखा कि यहाँ पे अचानक से वेव्स को दिखने लगे पैटर्न, यहाँ पे वेव्स सॉलिड है तो यहाँ पे वापस ये वेव्स जनरेट होने लगे। तो इस प्रकार से डिफरेंट लेयर्स ऑफ पृथ्वी बनी। और ये जो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंट लेयर्स हैं उनके नाम आप नोट करेंगे। पहला लेयर है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, दूसरा लेयर है जिसे हम बोलते हैं मैंटल, और तीसरा जो लेयर है उसे हम बोलते हैं कोर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स क्रस्ट, मेंटल, कोर से पृथ्वी बनी हुई है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से शुरुआत होगी वो अपने अर्थ सरफेस पे होगी। यानी मान लीजिए यह अर्थ सरफेस है, ये 0 किलोमीटर से मैं शुरुआत कर रहा हूँ और 0 किलोमीटर से मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो एकदम नीचे की तरफ जा रहा हूँ मैं। एकदम नीचे की तरफ जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये सेंटर ऑफ अर्थ है। यानी अभी जो मैंने पृथ्वी को आपको काट के दिखाया था ना, तो उसमें जो बीच वाला पार्ट था, सेंटर वाला पार्ट था, इस सेंटर को मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द सेंटर। अप्रोक्स 6371 किलोमीटर, 78 यहाँ पे कहीं पे दिया रहता है। अब ये 0 किलोमीटर से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और यह चीज हम देखेंगे कैसे कैसे इसकी बनावट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जो टर्मिनोलॉजीज है
वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेक्चर एकदम ध्यान से कॉपी कलम लेके नोट करना स्टार्ट कर लीजिएगा आप। अब देखिए, सबसे पहला जो ये सतह है 0 किलोमीटर, वहां से पृथ्वी स्टार्ट होगी। लेकिन आपको ही पता है कि पृथ्वी पर दो चीजों से पृथ्वी बनी है, या तो वो कंटिनेंट से बनी है या फिर वो ओशियन से बनी है, यानी पानी से बनी है, या फिर वो लैंड से बनी है। दो ही चीज आपको दिखता होगा जनरली। तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट होगा, जिसे भूपर्पटी भी बोला जाता है हिंदी में, ये क्रस्ट जो भूपर्पटी हम बोल रहे हैं, यह जनरली दो प्रकार का होगा, या तो कंटिनेंटल क्रस्ट होगा या फिर आपका ओशियनिक क्रस्ट होगा। यानी क्रस्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो वो दो प्रकार का होगा। मैं क्रस्ट की बात कर रहा हूं। क्रस्ट विल बी ऑफ टू टाइप्स। पहला हो जाएगा आपका कंटिनेंटल, महाद्वीपीय भूपर्पटी, और दूसरा हो जाएगा आपका ओशियनिक, यानी महासागरीय भूपर्पटी। क्रस्ट विल बी ऑफ टू टाइप्स। अब जहां पे ओशियन सरफेस आपको दिखते हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन हो गया, वहां पे आपको क्या मिलेगा? ओशियनिक क्रस्ट दिखेगा। और जहां पे आपको हिमालय है, जहां पे आपको जमीन दिख रहा है, वहां पे क्या मिलेगा? आपको कंटिनेंटल क्रस्ट दिखेगा। और ये दोनों क्रस्ट जो होता है, ये आपस में बहुत डिफरेंट होता है नेचर का। जब मैं बोल रहा हूँ क्रस्ट की, जब मैं बात कर रहा हूँ पहली लेयर की, जब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। जो 0 किलोमीटर जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, जहां पे खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज द क्रस्ट, जिस सतह पे हर कोई रहता है। और वह सतह दो प्रकार का होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कंटिनेंटल होता है और एक ओशियनिक होता है। अब कंटिनेंटल जो पार्ट होता है वह जनरली लाइटर होता है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे जनरली क्वेश्चन आता है। और ओशियनिक पार्ट जो है वो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ये डेंसर होता है, हेवियर होता है। मतलब ये डेंसर होता है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं कि हेवियर होता है। तो इस तरह से ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी है, क्योंकि कंटिनेंटल जो क्रस्ट है, क्रस्ट जो भूपर्पटी है, वो भी चट्टान से ही बना होगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर बना है पृथ्वी का, उसके बीचों बीच सभी चट्टान से बने हैं, रॉक से बने हैं। तो यानी क्रस्ट जब मैं बोल रहा हूं, तो क्रस्ट कुछ नहीं है, क्रस्ट एक ऐसा चीज है जो कि रॉक से ही बना हुआ है। होपफुली आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि क्रस्ट जो पार्ट है अर्थ का, जो चट्टान है, वो चट्टान को ही मैं क्रस्ट बोल रहा हूं, उसी को सरफेस ऑफ अर्थ बोल रहा हूं। और वो कंटिनेंटल क्रस्ट भी है, ओशियनिक क्रस्ट भी है, दोनों चट्टान से ही बने हैं। लेकिन जो चट्टान से वो बने हैं, उन चट्टानों में थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में। यानी कंटिनेंटल क्रस्ट जो बना है, वो ऐसे चट्टान से बना है जो लाइटर है, यानी वो सिलिकॉन से बना है या एल्युमिनियम से बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि या तो वो सिलिकॉन से बना है या फिर वो एल्युमिनियम से बना है। आपको ही पता है एल्युमिनियम जो धातु है वो थोड़ी हल्की है। और जब मैं ओशियनिक क्रस्ट की बात करूंगा तो वो भी सिलिकॉन से बना है या फिर मैग्नीशियम से बना है, ये जो चट्टाने हैं। तो मैग्नीशियम जो धातु है थोड़ी सी भारी धातु होती है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, इसीलिए ओशियनिक क्रस्ट जो होगा वो डेंसर होगा। लेकिन पृथ्वी के सतह पे दोनों तरह के क्रस्ट आपको पाए जाएंगे। ये जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रॉक्स, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स आपको पढ़ाऊंगा, इग्नियस रॉक्स पढ़ाऊंगा, तो आपको बतलाऊंगा कि कैसे चट्टान बनते हैं। और चट्टान के बनने का थोड़ा सा प्रक्रिया मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए समझना। वो इस चीज को समझिएगा। देखिए, पृथ्वी के अंदर से जब कोई मैग्मा चलता है और ऊपर आके ये वोल्केनो के रूप में फटता है, तो आपको ही पता है कि वोल्केनो से फिर लावा निकलता है। तो ये मैग्मा किसी पॉइंट से रिलीज हुआ, क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, चट्टान एक दूसरे से दबे हुए हैं। और दबे होने के कारण जब प्रेशर एक दूसरे पे पड़ता है तो फोर्स एग्जर्ट हो जाता है, एनर्जी एग्जर्ट हो जाती है, एनर्जी ही है। तो एनर्जी जब एग्जर्ट होगा, यहाँ पे चट्टान है बहुत सारे, तो मान लीजिए ये चट्टान था, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से एनर्जी निकल कर ऐसे आया, तो इन चट्टानों में एक दरार हो जाएगा। उस दरार को हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट बोलेंगे या फ्रैक्चर बोलेंगे। ये सब चीजें जियोमॉर्फोलॉजी में आगे हम पढ़ेंगे, अभी घबराइएगा नहीं। अभी बस थोड़ा सा विवरण आपको दे रहा हूँ ताकि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जब एनर्जी चलती है और एनर्जी इनमें दरार उत्पन्न कर देती है, फॉल्ट्स फ्रैक्चर्स बना देती है, उस वजह से हमें यह देखने को मिलता है कि एनर्जी उनके बीच गैप से निकलते हुए, वही एनर्जी क्या है? प्रेशर की वजह से हुआ, प्रेशर ऑफ रॉक्स की वजह से। तापमान आपको पता है कि अंदर में अधिक है, तो उस तापमान की वजह से रॉक्स पिघलने लगेंगे, और पिघलने जब लगेंगे तो पिघले हुए रॉक्स इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाहर निकलेंगे। उसी को हम बोल रहे हैं कि मैग्मा बाहर निकल रहा है। और यही मैग्मा जब बाहर निकल रहा है तो लावा के फॉर्म में बाहर सतह पर गिर रहा होगा, जो ठंडा होकर वो रॉक्स फिर से बन रहा होगा। यानी एक निरंतर प्रोसेस है, जो अंदर से एनर्जी चलता है वही बाहर निकलता है ज्वालामुखी से फट के, और फिर चट्टान बनाता है ठंडा होकर। तो इसमें एक चीज बस जानिएगा कि अंदर से जो एनर्जी निकलता है, तो अंदर भी धीरे धीरे जब वो ठंडा होते रहता है तो अंदर भी चट्टानें बनती हैं, बाहर भी चट्टानें बनती हैं। तो इसमें दो तरह की बेसिकली चट्टानें बनती हैं। एक ग्रेनाइट की चट्टान बनती है, हम रॉक्स में डिटेल में कवर करेंगे, अभी के लिए बस जानिएगा कि ग्रेनाइट की चट्टान बनती है, और एक बसाल्ट की चट्टान बनती है।
इसमें जो ग्रेनाइट की चट्टान है वो लाइटर होती है और जो बसाल्ट की चट्टान है वो थोड़ी डेंसर होती है, हेवी होती है। इस चीज को याद रखिएगा। और यही लावा के दौरान निकल रही है, फट रही है, जिससे चट्टान निरंतर बन रहे हैं। और बाहर में आकर ये बनेंगी तो ग्रेनाइट बनेगा, अंदर बन जाएगा तो बसाल्ट बनेगा। तो उसी बेसिस पे कंटिनेंटल क्रस्ट भी रॉक से ही बना हुआ है। ये जो क्रस्ट की मैं बात कर रहा था, तो ये लाइटर है क्योंकि एल्युमिनियम से बना है, ग्रेनाइटिक इन नेचर होता है। और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बसाल्टिक इन नेचर है, बसाल्ट से बना है, इसलिए वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का है। होपफुली आपको अब रिलेट करने में थोड़ा आसान हो रहा होगा कि कैसे क्रस्ट बना। पृथ्वी के अंदर से ही एनर्जी आई जो कि चट्टान बना रही है, जो कि क्रस्ट का निर्माण कर रही है। और ये क्रस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सबसे ऊपरी सतह पे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये पहाड़ भी बने हुए हैं और यहाँ पे ओशियंस भी बने हुए हैं, दोनों चीज बने हुए हैं। तो इसी डायग्राम को आइए अब मैं थोड़ा सा आपके लिए और इजी वे में यहाँ पे कवर करता हूँ। इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए यही बात मैं कर रहा हूँ, सबसे ऊपर वाली सतह है 0 किलोमीटर पृथ्वी से। यहाँ पे आपको कंटिनेंट दिख रहा होगा, ये पहाड़ वहाड़, तो ये कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये ब्लू कलर हो गया, ये ओशियानिक क्रस्ट हो गया। लेकिन दोनों का दोनों क्रस्ट ही है। तो 0 से 100 किलोमीटर के, यानी 0 किलोमीटर से नीचे आप 100 किलोमीटर तक जाइएगा तो उस रेंज में आपको यह क्रस्ट दिखेगा, यानी भूपर्पटी दिखेगी। उसी को मैंने यहाँ पे आपके लिए ज्यादा अच्छा से बना दिया है और इसी को मैं एक्सप्लेन अब यहाँ से करूंगा आपके लिए। इस चीज को समझिएगा, ये डेंसिटी लिखा हुआ है, इस पर भी ध्यान मत दीजिएगा, मैं आपको बतलाऊंगा। तो ये 0 किलोमीटर से हम बात कर रहे हैं, इसी 0 किलोमीटर से हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब हम 0 किलोमीटर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ये पता है कि पृथ्वी पर कंटिनेंट्स भी हैं, यानी ये पहाड़ भी है और ओशियंस भी, सरफेस भी है। तो ये दोनों पार्ट जो हो गया, ये जो पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसी को मैं बोल रहा हूँ कि यह क्रस्ट हो गया। क्या हो गया ये? इसको मैं बोल रहा हूँ क्रस्ट हो गया। और आपको पता है कि अब क्रस्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपके कंटिनेंटल क्रस्ट और एक हो गया आपका ओशियानिक क्रस्ट। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, राइट? अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इसकी थिकनेस क्या होती है, क्या यह 0 किलोमीटर से कहाँ तक फैला होता है? तो 0 किलोमीटर से जैसे ही आप नीचे की तरफ जाइएगा तो ऐसा बोला जाता है कि जनरली 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में, तो जनरली आपको दिखेगा कि 5 से लेकर 10 किलोमीटर के आसपास का ये ओशियानिक क्रस्ट होगा। और कंटिनेंटल क्रस्ट आपको 30 से 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक के रेंज में ये रहेगा। यानी कंटिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो आपको ज्यादा दिख रही है, ओशियनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम दिख रही है। इसका वजह भी होता है क्योंकि एक्चुअली कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो लैंड मास से ऊपर के रीजन का वो पार्ट है, यानी जो आप पहाड़ देख रहे हैं जमीन से ऊपर का। तो पहाड़ तो ऊंचा है ना जमीन से काफी, तो उसका जो क्रस्ट होगा, जो भूपर्पटी होगी, वो काफी डेप्थ में रहेगी, इसलिए इसकी चौड़ाई जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा रेंज में हो जाती है। लेकिन ओशियन ऑलरेडी नीचे होता है, आपको पता है सी लेवल जो है वो काफी नीचे होता है, इसी कारण इसका जो थिकनेस है वो कम होता है। ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हर बुक में थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो इससे मत घबराइएगा। ओवरऑल आपको बस जानना है कि क्रस्ट जो है वो 0 से 70 किलोमीटर या जनरली 0 से 100 किलोमीटर तक, यानी यह जो पार्ट मैं पूरा बोल रहा हूँ, यह पार्ट जो मैं यहाँ पे कलर भी कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, यानी भूपर्पटी बोल रहे हैं, जो 2 भाग में विभाजित है। अब इसी में बहुत सारी किताबों में आपको कर देगा कि ऊपर वाले को अपर क्रस्ट बोलेगा, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट बोलेगा, तो अलग से कोई विभाजन नहीं हो जाएगा। अपर क्रस्ट उसी क्रस्ट के ही ऊपर वाले पार्ट को अपर क्रस्ट बोल रहा है, नीचे वाले पार्ट को लोअर क्रस्ट बोल रहा है। लेकिन यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इस अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी प्रेजेंट होता है। अभी बतलाऊंगा मैं डिसकंटिन्यूटी किसे बोलते हैं। और इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। होपफुली अभी इसको मैं इस पे आपको दिखलाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए, ये सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी है। अभी मैं थोड़ा सा बतलाता हूँ आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी जनरली क्या होता है कि एक लेयर से दूसरे लेयर, यानी पृथ्वी पूरी एक समान तो बनी हुई नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हेट्रोजीनियस है, यानी पृथ्वी की जो बनावट है, जो चट्टान की बनावट है, वो पूरी पूरी हेट्रोजीनियस है। यानी कहीं पर जो पत्थर है वो बड़े हैं जिनमें ज्यादा प्रेशर है, जहाँ कहीं ज्यादा तापमान है, आप एकदम एग्जैक्टली नहीं फिगर आउट कर सकते हैं कहाँ पे कितना तापमान है और कितना प्रेशर डिफरेंस है। उस वजह से जनरली क्या होता है, किसी सतह पर और किसी सतह के बीच में अचानक से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यानी मान लीजिए कि आप पृथ्वी के सतह में 0 किलोमीटर से अंदर सेंटर पे जा रहे हैं। अब जैसे ही आप अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच तापमान बहुत तेजी से बढ़ गया या बहुत तेजी से घट गया या प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ गया। उसको हम बोलते हैं, जब बहुत तेजी से टेम्परेचर
प्रेशर, ये सब चीजें डेंसिटी डिफर करने लगेंगी तो थोड़े ही रीजन में, तो हम बोलेंगे कि वो डिसकंटिन्यूटी जैसा बिहेव कर रहा है, यानी वो डिसकंटिन्यू हो गया है। सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी उसी को हम बोलते हैं। और सिस्मिक डिसकंटिन्यूटी में ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि कहाँ पे कौन सा डिसकंटिन्यूटी है। तो वहां पे जो पहला डिसकंटिन्यूटी है उसको मैं कॉनरेड बोल रहा हूँ, यानी ये जो क्रस्ट का पार्ट है, इसी में ये क्रस्ट को मैंने दो भागों में बांट दिया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। इस दोनों के बीच में एक ऐसा छोटा सा लेयर आता है जिसको हम बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, जिसको हम कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, होपफुली आपको समझ में भी आ रहा होगा कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट जो बिल्कुल क्रस्ट का ही भाग है, इसी क्रस्ट का ही दोनों पार्ट है, इन दोनों क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसे मैं बोल रहा हूँ कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। होपफुली आपको यहां तक चीजें समझ में आई। अब ये पूरा का पूरा क्रस्ट जो है यह बना होगा आपका एकदम ही सॉलिड रॉक्स का। इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में भी आपसे पूछता है कि क्रस्ट की आखिर बनावट क्या है, तो एक पूरी की पूरी सॉलिड पट्टी की बनी होती है, यानी ठोस चट्टानों से यह बना होता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही ये क्रस्ट यहां पर खत्म होगा, 100 किलोमीटर रेंज आप पहुंच चुके हैं पृथ्वी के अंदर, आप 100 किलोमीटर तक आ चुके हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने देखिए थिकनेस लिख दिया आपके लिए पहले से। तो इस पॉइंट पर 100 किलोमीटर पे क्रस्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो लेयर यहां से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ जाएगा उसको हम बोलेंगे मैंटल। और मैंटल भी दो चीजों में विभाजित है, पहला है अपर मैंटल और फिर है आपका लोअर मैंटल। यानी इस पूरे लेयर को यहां से लेकर यहां तक को मैं क्या बोल रहा हूं, इस लेयर को मैं मैंटल बोल रहा हूं। यानी इस लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंटल बोल रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में ये चीजें आ रही होंगी। मैं इधर लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। यानी सबसे स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करता हूँ, हम 0 किलोमीटर अर्थ से नीचे की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ अंदर बढ़ रहे हैं। और जब हम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि ऊपर में सॉलिड रॉक्स की चट्टानें बनी हुई हैं, जो कि बहुत वहां पे खनिज भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे फेल्ड्सपर जैसे मिनरल्स हैं। क्रस्ट में आपको पाए जाएंगे माइका जैसे मिनरल्स हैं, और भी बहुत तरह के मिनरल्स हैं, खनिज हैं जो इसमें पाए जाते हैं। वो भी क्रस्ट हमने देखा भूपर्पटी दो भागों में विभाजित है, दो तरह की होती है। कंटिनेंटल क्रस्ट होती है, महाद्वीपीय भूपर्पटी, और एक होती है महासागरीय भूपर्पटी, जो एक की थिकनेस ज्यादा होती है, एक की थिकनेस थोड़ी कम होती है। ये ओशियनिक मैंने आपको बताया कि ये डेंसर होती है, और यह जो होती है वो थोड़ी लाइटर होती है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है, ऐसी चट्टानों से ये बनी है। कंटिनेंटल जो होती है वो सियाल से बनी है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। और यह जो बनी है वो सीमा से बनी है, जनरली आपको देखने को मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। इसके कारण ये लाइटर और डेंसर होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो होपफुली यह चीज आपको याद रखना है क्रस्ट तक। क्रस्ट में भी दो लेयर्स में विभाजित है, ऊपर वाले रीजन को हम अपर क्रस्ट बोल सकते हैं, नीचे वाले रीजन को हम लोअर क्रस्ट बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों सॉलिड का बना हुआ है। यह चीज आपको एकदम याद रखना है। दोनों का दोनों क्या चीज का बना हुआ है, सॉलिड का बना हुआ है, अपर क्रस्ट भी लोअर क्रस्ट भी। लेकिन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच एक छोटा सा रीजन आता है, ट्रांजिशन जोन आता है। एक ट्रांजिशन जोन आता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉनरेड ट्रांजिशन डिसकंटिन्यूटी, यानी कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी हम बोल रहे हैं। इसके बाद जैसे ही क्रस्ट खत्म हुआ तो मेंटल शुरू हो गया 100 किलोमीटर के रेंज पे। अब ऊपर वाले पार्ट को हम अपर मेंटल बोलेंगे। तो अगर मैं अपर मेंटल के कुछ पार्ट को मिला दूं और पूरे क्रस्ट को मिला दूं, यानी पूरा क्रस्ट की मैं बात कर रहा हूं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट दोनों को मिला दूं, क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों पार्ट को अगर मैं मिला दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्रस्ट और अपर मेंटल के पार्ट्स को मैं मिला दूं तो इसी को बोला जाता है आपका लिथोस्फेयर। यानी ये क्या हो जाता है, लिथोस्फेयर। लिथोस मतलब होता है आपका चट्टान, ये आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था। लिथोस मतलब रॉक्स। स्फेयर यानी जो अलग अलग पृथ्वी पर स्फेयर्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर है, आपको भी पता है पृथ्वी पे बहुत सारे स्फेयर्स हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग लेक्चर में पढ़ाए थे कि एक लिथोस्फेयर है, एक एटमॉस्फेयर है, एक हाइड्रोस्फेयर है। इससे हमें पानी मिलता है हाइड्रोस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से वायु से हमें ऑक्सीजन मिलता है, लिथोस्फेयर से हमें चट्टान मिलता है। और तीनों स्फेयर को अगर हम कंबाइन कर दें तो जो म्यूचुअल स्फेयर है उसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं, जीव मंडल बोलते हैं। और हम जब भी जो लिविंग बींग्स हैं, प्लांट्स एनिमल्स, वो बायोस्फेयर में ही होते हैं। तो अभी हम लिथोस्फेयर का ही पढ़ाई कर रहे हैं। ये लिथोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं चट्टानों के बारे में। तो उसी में मैं आपको बोल रहा हूँ जो क्रस्ट का पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट और ये मेंटल का अपर पार्ट, यानी ये जो ऊपर वाला, खासकर यह वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, यहाँ पे आपको क्रस्ट और ऊपर वाला जो यह पार्ट दिख रहा है, इसको मैं टोटल, ये जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड चट्टान का बना हुआ है, इसको मैं लिथोस्फेयर बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी है क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। यानी इस चीज को आपको याद रखना है कि जो पूरा का पूरा क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट और जो अपर मेंटल है जो कि सॉलिड का बना हुआ है, उसको हम टोटल
संपूर्ण रूप से लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस मतलब रॉक्स होता है। अब जैसे ही हम इसके नीचे जाएंगे, 100 किलोमीटर के जैसे ही हम नीचे जाने लगेंगे, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में, 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच में हमें यह देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही वीक जोन लाई करता है। इस जोन की मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत ही वीक जोन है और इस जोन को यानी 100 से 200 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इस जोन का नाम होता है आपका एस्थेनोस्फेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? तो एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। होपफुली आपको यह समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेनोस्फेयर क्यों बोलते हैं? एस्थेनोस मतलब होता है वीक। एस्थेनोस मतलब क्या होता है आपका? वीक होता है। यानी एक ऐसी पट्टी है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में जो बहुत ही वीक है, यानी वो सॉलिड नहीं है। यहां तक जो चीजें थी, 100 किलोमीटर तक जो चीजें थी, वो एकदम सॉलिड थी, इसलिए उसको हम लिथोस्फेयर बोल रहे थे। अब जैसे ही वह चीज खत्म हुआ, उसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एस्थेनोस्फेयर बोल रहे हैं। यानी इसी डायग्राम को यहां पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यानी जैसे ही लिथोस्फेयर खत्म हुआ, तो लिथोस्फेयर के बाद यह जो लेयर की मैं बात कर रहा हूं ऑरेंज से जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, वह कहलाता है आपका एस्थेनोस्फेयर। और अच्छे से डायग्राम में आपको देखना है तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट के जस्ट नीचे यह पार्ट है एस्थेनोस्फेयर। और ये एस्थेनोस्फेयर एक ऐसी पट्टी है, बहुत ही संकीर्ण पट्टी है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच वाली, जो कि सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? सेमी सॉलिड में। यानी ना तो ये लिक्विड है पूरी तरह से, ना ये सॉलिड है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिएगा। ना तो ये लिक्विड है, ना ये सॉलिड है, इसीलिए सेमी सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। यानी किस स्टेट में ये पाई जाएगी? सेमी सॉलिड। तो यहीं पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि लिथोस्फेयर कौन से फॉर्म में पाया जाएगा? तो लिथोस्फेयर आपको एकदम सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। लेकिन लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे एक पट्टी है एस्थेनोस्फेयर की, जो कि सेमी सॉलिड मोल्टेन स्टेट में पाई जाएगी, जिसको हम मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम मैग्मा चैम्बर। यानी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी के अंदर से एनर्जी रिलीज होता है, अंदर से जो एनर्जी रिलीज होकर पृथ्वी के सतह पर पहुंचता है, जिससे भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है, उसकी वजह से जहां से वो पॉइंट से जहां से एनर्जी फ्लो होता है, वो यही वो पट्टी है, संकीर्ण पट्टी है एस्थेनोस्फेयर की, जो सेमी मोल्टेन स्टेट में है, जहां से एनर्जी निकलता है, जहां से मैग्मा हमेशा निकलता है। तो इस चीज को बहुत याद रखिएगा। यही बहुत ही वीक एरिया है। जैसे आपका भी कुछ वीक एरिया होता है, वैसे ही इस पूरे पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर का यह सबसे वीक एरिया है, जो मैंने यहाँ पे कलर करके बतलाया है। अब इस एस्थेनोस्फेयर से जैसे ही आप नीचे चलते जाइएगा, तो आप लोअर मेंटल की तरफ आ जाइएगा। ठीक है? तो 100 किलोमीटर से मैं नीचे चला गया, और 100 किलोमीटर से मैं कितना नीचे गया हूँ? सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, ये आउटर कोर है। मैं 100 किलोमीटर से यहाँ तक आ गया, अब यानी यह वाले पोर्शन तक, राइट? इसको थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको चीजें यहाँ पे क्लियर एकदम पता चले, थोड़ा सा भी आपका यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, थोड़ा ये एग्जाम में आपसे पूछता है, इसलिए मैं इसको आपके सामने ही ड्रॉ करके बतला रहा हूँ। तो 100 किलोमीटर से जैसे ही आप 2900 किलोमीटर तक जाइएगा, तो यह पूरा रीजन मेंटल का था। यानी अपर मेंटल जैसे ही खत्म होगा, अपर मेंटल का कुछ पार्ट जो है आपको ही पता है कि एस्थेनोस्फेयर का पार्ट हो गया, उस अपर मेंटल से नीचे की तरफ आप जब जाइएगा तो लोअर मेंटल आएगा, और फिर फाइनली यहाँ पे आके आपका मेंटल खत्म हो जाएगा 2900 किलोमीटर पे। यानी एग्जाम में अगर आपसे पूछें कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो कौन सा था, तो वो मेंटल हो गया आपका। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये क्रस्ट हमने देख लिया, उसके बाद एस्थेनोस्फेयर देख लिया, उसके बाद मेंटल। यानी मेंटल कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? तो जनरली 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसी में दो विभाजन भी है, अपर मेंटल भी है, लोअर मेंटल भी है। एक चीज बस यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लोअर मेंटल है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, और अपर मेंटल जो है उतना सॉलिड नहीं है। ओवरऑल मेंटल पूरा सॉलिड एक तरह से नहीं है, कुछ पार्ट इसका आपको देखने को मिला कि सेमी सॉलिड भी है। एस्थेनोस्फेयर मेंटल का ही पार्ट है, जहां से मैग्मा रिलीज होता है। तो यहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है कि मेंटल पूरी तरह से सॉलिड है कि नहीं। तो पूरी तरह से सॉलिड नहीं है, लेकिन मेजोरिटी भाग जो है वो सॉलिड ही है मेंटल का। यानी जो पृथ्वी पर जो पूरी चट्टाने सॉलिड फॉर्म में है, वो मेंटल में आपको दिखेंगी, कुछ पार्ट उसका सेमी सॉलिड है, और खासकर लोअर मेंटल की तरफ आते आते वो सॉलिड हो जाता है। अब जैसे ही आप अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आइएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ चीजों को समझाने के लिए। जैसे ही आप, अभी हमने क्या देखा था कि हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ आए, और क्रस्ट में भी हमने देखा था कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ट्रांजिशन जोन है, जिसको हम कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी बोल रहे हैं। अब जैसे ही हम क्रस्ट और मेंटल के बीच में आए, यहाँ पे क्रस्ट खत्म हुआ था 100 किलोमीटर पे, तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक लेयर है,
और उस लेयर का नाम होता है, जो दूसरा लेयर है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, उस डिसकंटिन्यूटी का नाम होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। यह किसके बीच पाया जाता है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है। अब वैसे ही जैसे ही आप अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इस दोनों के बीच में भी एक ट्रांजिशन जोन होगा, एक डिसकंटिन्यूटी होगा, और इस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलते हैं, आपको जनरली देखने को मिलेगा कि पहले को हम कॉनरैड बोले, दूसरे को हम क्या बोले? आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी बोले, राइट? और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेपिटी, यानी रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी आपको फॉर्म में याद रहना चाहिए। तो सबसे पहले अलग से भी मैं बना के बतला दूंगा, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी थी जिसको हम कॉनरैड बोलते थे। फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी हुई जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोहो बोल रहे हैं। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम रेपिटी बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमने डिसकंटिन्यूटी भी देख लिया, और इस तरह से हम 2900 किलोमीटर तक आ गए हैं, यानी क्रस्ट और मेंटल हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। यहाँ से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंटल किस चीज से बना हुआ है? तो वो भी सीमा से बना हुआ है बेसिकली आपका। तो देखने को मिलेगा कि वो आपका सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आपका आयरन, आयरन का भी कुछ प्रेजेंस यहाँ पे अच्छा खासा दिखता है। तो मेंटल इस चीजों से बना हुआ है। अब मेंटल के जैसे ही आप नीचे जाएगा, नहीं 2900 किलोमीटर से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, आप सेंटर की तरफ, तो आपको कोर दिखेगा। तीसरा जो पोर्शन है, आउटर कोर और इनर कोर, यानी यह पूरे पार्ट को अगर मैं बोलूं तो यह है आपका कोर। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, इसलिए। अब आउटर, इसको मैंने दो भागों में विभाजित किया है आपके लिए, कि आउटर कोर है और एक है आपका इनर कोर, यानी एक बाहरी कोर है और एक आंतरिक कोर है। तो जो आउटर कोर है ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये आउटर कोर जो है यह आपका लिक्विड स्टेट में है। ये किस स्टेट में पाया जाता है? तो ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और जो इनर कोर है वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ये दो चीज आपको एकदम याद रहे। आउटर कोर आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, इनर कोर आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ स्टेट में, तो आउटर कोर में जो चट्टानें मिलेंगी वो लिक्विड तरल स्टेट में आपको मिलेंगी। इनर कोर में जो चट्टानें मिलेंगी वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगी। और इनर कोर की अपनी एक खासियत है, इस चीज को याद रखिएगा कि जो इनर आउटर कोर है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इनर कोर जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, इनकी अपनी एक खासियत है कि यह दोनों, ये लिक्विड स्टेट हो या सॉलिड स्टेट हो, ये दोनों दो चीजों से बनी होती है। एक तो बनी होगी आपकी निकेल से, और दूसरी आपकी बनी होगी आयरन से। यानी इसको हम नाइफ भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको हम? नाइफ। Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। तो ये दोनों बहुत ही भारी धातु है, यानी हेवी मेटल्स है। यानी पृथ्वी के जैसे ही आप क्रस्ट के नीचे की तरफ जा रहे हैं, सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको यह देखने को मिल रहा है कि सेंटर के पास, खासकर सेंटर के पास, यह जो कोर वाला पार्ट है यह बहुत ही भारी धातु का बना है, यानी हेवियर मेटल्स का बना है। यानी कोई भी प्लैनेट हो, चाहे मरकरी हो, वेनस हो, अर्थ हो, सभी के सेंटर पे, यानी पृथ्वी के एकदम बीच में, जहां हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो वाला पार्ट सबसे हेवीएस्ट मेटल से बना हुआ है। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब पृथ्वी के क्रस्ट से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो स्टार्टिंग में क्रस्ट के पास हमें डेंसिटी जो मिलती है, घनत्व जो मिलता है, वो 2.90 के आसपास मिलता है। जब हम पृथ्वी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट, तो हमें 5.5 या डेंसिटी इंक्रीज होती दिखती है। 2.9 से या 5.5 तक आ जाती है बीचों बीच। और जब पृथ्वी के एकदम हम सेंटर पे चले जाएंगे, एकदम बीच में चले जाएंगे, तो यही डेंसिटी 13.6 तक इंक्रीज हो जाती है। 14, 15, 16 ऐसे इंक्रीज होने लगती है। तो आपको दिख रहा होगा डेंसिटी अंदर आते हुए इंक्रीज कर रही है, तापमान भी इंक्रीज करता है, प्रेशर भी इंक्रीज करता है, सभी चीज इंक्रीज करता है जब हम पृथ्वी के सतह से नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ आ रहे हैं। और इस क्रम में हमने तीन इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखा, जिसमें हमने सबसे पहले क्रस्ट देखा। पहला लेयर जो आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर है, क्रस्ट है, जो कि दो भागों में बटा था। कंटिनेंटल क्रस्ट हो गया या फिर आपका ओशियनिक क्रस्ट हो गया। फिर हमने देखा मेंटल, मेंटल भी दो भागों में बटा था, जिसमें हमने देखा अपर मेंटल, लोअर मेंटल। और फिर हमने लास्ट में कोर देखा, जो कि आउटर कोर और इनर कोर के फॉर्म में है। निकल आयरन से बना है, सबसे हेवीएस्ट पार्ट है, सबसे डेंसर पार्ट है अर्थ का। तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते, सबसे डेंसर है, सबसे हेवीएस्ट है, टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। एग्जैक्टली टेम्परेचर नहीं पूछेगा, 4700 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, लेकिन सबसे ज्यादा है, आपको याद रखना है। अब इसी में एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तीनों चीज में, क्रस्ट हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कोर हो, तीनों चीज में सबसे ज्यादा भाग कौन कवर करता है? तो आप याद रखेंगे मेंटल का पोर्शन सबसे ज्यादा कवर करता है, उसके बाद कोर करता है, और उसके बाद सबसे कम क्रस्ट करता है। अब यहां तक हमने डिसकंटिन्यूटी भी देख लिया था कि हर
रीजन के बीच में अलग अलग डिसकंटिन्यूटी जोन है, ट्रांजिशन जोन है। पहला हमने देखा था कॉनरेड, फिर हमने देखा मोहो, फिर रेपिटी देखा। अब इसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर क्या खत्म हुआ था, 2900 किलोमीटर में मेंटल खत्म हुआ था और 2900 किलोमीटर से नीचे की तरफ आने पे कोर की शुरुआत हो गई थी। तो जैसे ही मेंटल और कोर के बीच में, यानी यह जो लेयर है मेंटल और कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी और उस डिसकंटिन्यूटी को हम बोलेंगे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या उसको हम बोलेंगे? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये मेंटल और कोर के बीच में। अभी मैं लिख के आपको चीजें दिखा दूंगा, घबराइएगा नहीं, अलग एक पेज पर। और उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। अब यह नाम इस प्रकार के इसलिए हैं क्योंकि साइंटिस्ट के ऊपर थे, ज्योग्राफर्स के ऊपर थे। ये रेपिटी एक ज्योग्राफर था, लेहमन एक ज्योग्राफर था, कॉनरेड एक ज्योग्राफर था। इन लोगों ने ही इन चीजों के बारे में बतलाया था। जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, अभी इस पे आपको डिटेल्स में मैं दिखला देता हूँ। ये डिसकंटिन्यूटीज हैं, ये एक ऐसे जोन्स होते हैं जहां पर अचानक से तापमान या तो बढ़ने लगता है या डेंसिटी बढ़ने लगता है। सबसे पहले मैंने आपको बतलाया था, याद करिएगा, कि सबसे पहले क्रस्ट का यह पार्ट था, और क्रस्ट में भी मैंने आपको क्या बतलाया था कि सबसे पहले अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है। इन दोनों के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्रस्ट खत्म हो गया, तो क्रस्ट जैसे ही खत्म हुआ तो क्रस्ट और अपर मेंटल शुरू हो गया। तो ये क्रस्ट और अपर मेंटल के बीचों बीच एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोहो बोल रहे हैं। याद रखिएगा इसको, किसी किसी बुक में मोहोरोविक भी बोलते हैं। उसके बाद अपर मेंटल के बाद लोअर मेंटल खत्म हुआ, फिर मेंटल खत्म हुआ। अब जैसे ही मेंटल खत्म हुआ उससे पहले तो लोअर मेंटल भी था ना, तो इस अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी थी जिसको हम बोल रहे थे रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर जैसे ही मेंटल खत्म हुआ तो आउटर कोर शुरू हो गया, तो मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग हो गया, और आउटर कोर और इनर कोर इस दोनों के बीच में आपका लेहमन हो गया। तो यही डिसकंटिन्यूटी के रेंजेस हैं, बस आपके एग्जाम में आपसे यह पूछे जा सकते हैं। तो इन डिसकंटिन्यूटीज को, रेंज को आपको याद रखना है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है कि क्या तीन इंपॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ के। सबसे पहला है हमारा क्रस्ट, जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद 100 किलोमीटर से लेकर हमारा 2900 किलोमीटर तक मेंटल फैला हुआ है, और उसके बाद 2900 किलोमीटर के बाद आपका जो फैला हुआ है 6371 किलोमीटर तक, या 6378 भी किसी किसी बुक में लिखता है, वो है हमारा कोर। तो टॉप 3 स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे क्रस्ट, मेंटल, कोर हैं। तीनों की अपनी बनावट है। क्रस्ट जो है वह आपका सिलिकॉन या एल्युमिनियम से बना है, कंटिनेंटल क्रस्ट, या फिर सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है, ओशियनिक क्रस्ट। ये चीज हमने देखा। मेंटल बेसिकली आपका मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आयरन से बना है, और कोर जो है वो बहुत ही भारी धातुओं से बना है, जैसे कि निकल हो गया, आयरन हो गया। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में अपना इंटरनल स्ट्रक्चर कवर किया, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, और भी जो चीजें आपको पता चली कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसी नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का कौन सा ऐसा भाग है जो कि लिक्विड स्टेट में है, तो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पर अब आप शायद कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता है कि कोर जो है वो आउटर कोर हमारा लिक्विड का बना है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड का बना है। पृथ्वी की कुछ ऐसा रीजन है पृथ्वी के बीचों बीच जो एस्थेनोस्फेयर कहलाता है, 100 से 200 किलोमीटर के बीच में, जहां से सभी मैग्मा ऊपर की तरफ चलते हुए ज्वालामुखी का कारण बनते हैं, लावा फटता है। और ये सब जो मैग्मा आता है वो इसी जोन से आता है, एस्थेनोस्फेयर, जिसे हम दुर्बल मंडल भी बोलते हैं हिंदी में। एक वीक लो वेलोसिटी जोन है जिसे हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जो कि अपर मेंटल के पास है। तो ये चीज आपको पता चला। उसके बाद मैंने आपको लिथोस्फेयर के बारे में भी बताया कि ऊपर के कुछ पोर्शंस हैं जो कि एकदम चट्टानों से बने हैं, सॉलिड चट्टानों से बने हैं, उनको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने देखी क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। होपफुली आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप जरूर से मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप पर तो आप लगातार आपको सीरीज चल ही रही है। अगर आप ये कोर्स बाई करना चाहते हैं तो सिर्फ 999 का कोर्स है, जरूर आप इसे बाई करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर देखने के लिए वीडियो पूरा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।